Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. आप सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं ये बात मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं आपको अपने एकेडमिक सेशन में या नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो आपको जब आपका सेशन शुरू होता है उसी सेशन के शुरुआत से ही आपको एक प्लानिंग के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन दिखा के आपको लगना पड़ेगा। केवल सोच लेने से कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, एक सोचना और उस पर काम करना, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। आप सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सोच के फिर उस काम को लगन से करिए। देन आफ्टर आप देखिए जो उसका इन्फ्रेंस होगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो बड़ा ही बेहतरीन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी जर्नी चल रही है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, मैंने पहला चैप्टर आपका स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और वहां तक प्रीवियस सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसमें हमने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, और वहां पर हमने सीखा कि एक्चुअल में फ्लावर के मेल पार्ट में, तो फ्लावर का मेल पार्ट क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। तो हमने वहां पर सीखा कि भैया एंथर के अंदर किस तरीके से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, हमने उसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया। बात समझ में आ रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट, ऐसा कह लीजिए कि फैक्टर्स अबाउट द पॉलन ग्रेन। एनसीईआरटी आपकी पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहती है, या तो ऐसा कह लीजिए हम इसका कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज की भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हो, यहाँ पर पेज देख रहे हो, ये पेज आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि अगर मैं भी आपको सेशन में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी का एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना प्यारे बच्चों। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पॉलन ग्रेन प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलन ग्रेन के कुछ फैक्टर्स मैं आपको यहां पढ़ाना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है। अच्छा, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट, आप ये स्ट्रक्चर याद करिए, देख के तुरंत आप मतलब बताइएगा ये स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, देख के तुरंत मतलब बताइए। दिस सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम कुछ और नाम दे सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को एक और नाम क्या दे सकते हैं? ट्यूब सेल। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल करता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों? वेजिटेटिव सेल करता है, तो नाम इसका ट्यूब सेल भी हो जाएगा। दिस सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, पढ़ा चुका हूं आपको। दिस सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। ठीक है, इसी से भैया क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर आपने ऐसी एक कवरिंग देखी थी प्यारे बच्चों, ये कवरिंग आपको याद आ रही होगी। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एंटाइन। आंसर रिप्लाई करें आप। एंटाइन इज मेड अप ऑफ, एंटाइन किस चीज से बनी होती है प्यारे बच्चों? आंसर रिप्लाई करें आप। एंटाइन किस चीज से बनी हुई होती है? एंटाइन मेड अप ऑफ बाई सेलुलोज, बाई सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? उसके ऊपर आप एक और कवरिंग देखे थे, इस कवरिंग का नाम था क्या बेटा? एक्साइन नाम था। क्या नाम था? This covering is called exine, made by स्पोरोपोलिन केमिकल। स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है। अच्छा, आप आंसर रिप्लाई करिए आप तो कि दिस स्पोरोपोलिन
प्रिवेंट द पॉलन ग्रेन, ये जो स्पोरोपोलिन है ये पॉलन ग्रेन को बचाता है। किस किस कंडीशन से? एनसीईआरटी कहती है पीएच से सेव करता है ना, एसिड से सेव करता है, टेम्परेचर से सेव करता है। बात समझ में आ रही है? और जो ये आपको कुछ कैविटी दिख रही है, ओपन एरिया, दिस ओपन एरिया इज कॉल्ड जर्म पोर। इसको क्या एनसीईआरटी कह रही है? जर्म पोर कह रही है। यहां से ये मेल गैमेटोफाइट बाहर निकलेगा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब एनसीईआरटी इसी पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही है। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी वो फैक्ट्स क्या कह रही है भाई। आइए थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है भाई? न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं। आगे देखिए, it has become a fashion in a recent year to use pollen tablet as the food supplement, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ सालों से ऐसा होता चला आ रहा है ना कि हम पॉलन ग्रेन से बना क्या रहे हैं? टैबलेट, दवाइयां। ये देख रहे हैं आप, टैबलेट का फॉर्मेशन, प्लस इसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं भैया पोलन ग्रेन को। फिर क्या लिखा है? In Western country, a large number of pollen products in the form of a tablet and syrup are available in market. Western country में स्टूडेंट क्या हो रहा है? Western country में क्या हो रहा है कि इस pollen grain से हम टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिरप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये सारी चीजें मार्केट में बहुत इजीली क्या है? अवेलेबल है, मिल जा रही है। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. अब भाई एक बात यहां पर आपके एनसीईआरटी और करी है, जो पॉलन ग्रेन है उसका यूज एथलीट्स भी कर रहे हैं। एथलीट्स समझ रहे हैं ना, जो खिलाड़ी होते हैं भाई, एथलीट्स भी कर रहे हैं। रेस हॉर्सेस, घोड़े भी क्या करते हैं? इस पॉलन ग्रेन का यूज कर रहे हैं भैया। क्यों? अपनी एनर्जी को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो ये पॉलन ग्रेन है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये तो रहा आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट द पोलन ग्रेन। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हाईली क्या होता है भाई? न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद इसका यूज हम क्या करें? टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिरप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कौन यूज कर रहा है इसको? एथलीट्स यूज कर रहे हैं, रेस हॉर्सेस यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा कुछ फैक्टर्स अबाउट द पोलन ग्रेन। अब आइए देखिए एनसीईआरटी आगे कुछ और इसके बारे में आपको समझा रही है प्यारे बच्चों, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लें। कुछ भी पॉइंट एनसीईआरटी का आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कि एनसीईआरटी अगली बात आपको क्या बता रही है। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। ओके, देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है? व्हेन वंस, ठीक है, दे आर सेड pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अब स्टूडेंट यहां पर एक टर्म आई है, देखिएगा यहां पर ध्यान से, विएबिलिटी। अब ये विएबिलिटी क्या होता है भाई? ध्यान से देख लो थोड़ा सा, विएबिलिटी क्या होता है? विएबिलिटी क्या होता है? ठीक है, विएबिलिटी का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं डायग्राम के साथ। सपोज दैट स्टूडेंट, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, this is the female part of the flower, and this part is called stigma, this part is called style, and this part is called ovary. These are the female part of the flower, and you know that कि this is the male part of the flower। ये फ्लावर का क्या स्टूडेंट? मेल पार्ट है। दिस इज द फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर। एंथर से क्या रिलीज होगा स्टूडेंट? पोलन ग्रेन निकलेगा। तो इस एंथर से प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब इस एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा इस तरीके से, पोलन ग्रेन, ठीक है, ये क्या है? पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन लैंड कहां पर करेगा? स्टिग्मा के ऊपर।
क्या, स्टिग्मा के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो जब एंथर से, बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और वो लैंड करेगा कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर, तो ये पॉलन ग्रेन यहां पर कितने टाइम तक स्टे करता है, रुकता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? उसी को कहते हैं पॉलन विएबिलिटी। क्या कहते हैं? पॉलन विएबिलिटी। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, मैं लिख सकता हूं हाउ मच टाइम द pollen stay on stigma called viability। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यू में, तो एक एक नंबर की फाइट है, एक एक नंबर की लड़ाई है, तो आपको 1 नंबर के लिए भी फाइट करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्यारे बच्चों। मेल पार्ट से एंथर निकलेगा, सॉरी पॉलन ग्रेन निकलेगा। ये पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो ये कितनी देर तक यहां पर रुकेगा? जितनी देर तक रुकेगा यहां पर, वही उस पॉलन ग्रेन की क्या है, विएबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? वही बात मैंने लिखी है कि हाउ मच टाइम द पॉलन स्टे ऑन द स्टिग्मा कॉल्ड पॉलन विएबिलिटी। अब ये हो गया विएबिलिटी आपका। अब एनसीईआरटी इसके जो है उसमें कुछ क्या देती है, एग्जाम्पल देती है। क्या देती है एनसीईआरटी फ्रेंड? ध्यान से देखिएगा, जस्ट मिनट वेट। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कितने लंबे समय तक यहां पर रुक सकता है भाई। इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा पैराग्राफ के अंदर। देखिए क्या मिलेगा, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन viable is highly variable and some extent depend on the prevailing temperature and humidity। एक फैक्टर लिख रहा है पहले बच्चों, एक फैक्टर लिख रहा है कि जो पॉलन ग्रेन यहां पर बैठा है उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। पॉलन ग्रेन की, इस पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी। फिर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इन सम cereals such as rice and wheat pollen grain lose viability within 30 minutes। अब चलिए यहां पर एक बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी कह रही है 2 एग्जांपल, एक दे रही है आपका राइस, ठीक है, एक दे रहा व्हीट। राइस और व्हीट ये 2 क्रॉप है स्टूडेंट, ये 2 क्रॉप हैं। बात समझिएगा प्यारे बच्चों, ये 2 क्रॉप हैं, एक कह रहा राइस, एक कह रहा व्हीट, ठीक है। इन दोनों का एंथर, इन दोनों का जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और वो स्टिग्मा पर बैठेगा, किसका पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, राइस का और एंथर का। जब ये निकल के पॉलन ग्रेन कहां बैठेगा, स्टिग्मा के ऊपर, तो इसका जो लाइफ है, ऐसा कह लो लाइफ है, वो केवल 30 मिनट का है। कितने मिनट का है? 30 मिनट का है। मतलब इन दोनों की विएबिलिटी केवल 30 मिनट की। 30 मिनट के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है वो खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इनकी जो राइस और व्हीट की विएबिलिटी हो गई वो शॉर्ट विएबिलिटी है। क्या है? राइस और व्हीट सो शॉर्ट विएबिलिटी बिकॉज ऑफ उसका केवल टाइम कितना है, 30 मिनट है। बात समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी आपकी आगे क्या समझा रही प्यारे बच्चों, देखो, of their release and in some members of the Rosaceae, याद करो 3 फैमिली का नाम लिखा, Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for month। बेटा अब इसको अब यही याद कर लो, 3 फैमिली का नाम दिया, नंबर वन दिया, याद है, रोजेसी, नंबर 2 लेग्यूमिनेसी, नंबर 3 सोलेनेसी। इन तीनों फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं और इनके जो निकलने वाले पॉलन ग्रेन होते हैं वह किसी भी स्टिग्मा के ऊपर कितने समय तक रह सकते हैं, महीनों तक। देखो लिखा है यहां मंथ, क्या लिखा है,
मंथ। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? लॉन्ग विएबल पॉलन ग्रेन हो गए। क्या हो गए? लॉन्ग विएबल पॉलन ग्रेन हो गए। आप एक आंसर रिप्लाई करो, आप जल्दी से एक आंसर रिप्लाई करो कि शॉर्ट विएबल पॉलन ग्रेन कौन सा है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। डेफिनेटली आप आंसर करोगे कि सर एक राइस है, एक व्हीट है, इसका पॉलन विएबल जो टाइम है जो पॉलन ग्रेन का कितना? ओनली 30 मिनट। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि लॉन्ग विएबल पॉलन ग्रेन का आंसर रिप्लाई करो विद एनसीईआरटी, आप बोलोगे 3 फैमिली है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। इनसे निकलने वाले जो पॉलन ग्रेन है वो किसी भी स्टिग्मा के ऊपर कितने दिनों तक रह सकते हैं? पर मंथ, महीनों तक रह सकते हैं। तो इन प्लांट को कहेंगे लॉन्ग विएबल प्लांट है ये भाई, ठीक है। फिर आगे देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, आगे देखिए क्या रही है, यू मे हैव हर्ड टू स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि ह्यूमन के स्पर्म को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल, ह्यूमन के सीमेन को, स्पर्म को भी स्टोर करके रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किस लिए बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि हम क्या भाई आर्टिफिशियल तरीके से उस ह्यूमन के स्पर्म को ट्रांसफर कर दें फीमेल के अंदर। बात समझ में आ रही? ये आप एक चैप्टर में पढ़ोगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। अब आगे क्या एनसीईआरटी कह रही है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन एज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर इन द ईयर लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा एक बात याद रखो, देखो एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, यहीं पर ध्यान से समझ लो। ये पॉलन क्या है? ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन है, इसको हम स्टोर कर देंगे। क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे प्यारे बच्चों। कहां पर? पॉलन बैंक में रखेंगे। कहां रखेंगे? पॉलन बैंक में। पैसा आप कहां जमा करते हो? हाँ, अरे भाई ज्यादा पैसा अगर में आपके पास हो गया है तो पैसा आप कहां जमा करोगे? बैंक में जमा करोगे ना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही जो ये पॉलन ग्रेन है इसको भी हम स्टोर करके रखते हैं, और जहां स्टोर करेंगे उसको क्या कहेंगे? पॉलन बैंक कहेंगे। तो बैंक में जब भैया रुपया रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, उसमें लॉकर होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम कहीं भी रख दें और कोई आए उठा के लेके भाग जाए, ऐसा तो है नहीं। तो अगर में हम इस पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में रख रहे हैं तो भैया उसके लिए कुछ प्रिवेंशन तो देंगे हैं कि वो जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो खराब ना हो। तो उसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? लिक्विड नाइट्रोजन। कहां पर? लिक्विड नाइट्रोजन पे रखेंगे। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे देंगे उसको। कितना टेम्परेचर दे देंगे? -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम इस पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख देंगे। बात समझ में आ रही है? पॉलन बैंक में क्या स्टोर करेंगे? पॉलन ग्रेन करेंगे। कहां पर करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में करेंगे। टेम्परेचर कितना देंगे? -196 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। अब आप बात सुनिए यहां पर, फिर एनसीईआरटी और आगे क्या कह रही है कि सच स्टोर ऑफ अ पॉलन कैन बी यूज्ड एज अ पॉलन बैंक। बात आ गई पॉलन बैंक वाली। सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब भैया क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है? जब हम स्टूडेंट जब हम क्या करेंगे? इस पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखेंगे, तब उससे हम ब्रीडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। मे बी आपको ये पूरा पॉलन ग्रेन समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर याद करिए, स्टूडेंट। पॉलन ग्रेन का एंटाइन है, एक्साइन है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, जर्मपोर है, ठीक है। फिर उसका यूज क्या होता है? यूज याद करिए उसका कि वो हम एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। उससे मेडिसिन बनाई जाती है, टैबलेट एंड सिरप। उसको हॉर्फेस यूज करते हैं, एथलीट्स यूज करते हैं।
बात समझ में आ रही है। फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है विएबिलिटी क्या होता है। विएबिलिटी का मतलब होता है जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है वो कितने लंबे समय तक स्टिग्मा पर रुकता है, वही उस पोलन ग्रेन की विएबिलिटी कहलाती है। तो शॉर्ट विएबल क्रॉप कौन से, राइस और व्हीट है, ये केवल 30 मिनट तक स्टिग्मा के ऊपर रुक सकते हैं। लॉन्ग विएबल जो है प्लांट जो है फैमिली का नाम एनसीईआरटी कह रही है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलोनेसी कह रही है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये 1 महीनों तक, मतलब महीनों तक ये स्टिग्मा पर रुक सकते हैं। फिर अब उसके बाद एनसीईआरटी कह रही है भैया कि पोलन ग्रेन को स्टोर कहां करोगे, पोलन बैंक के अंदर करोगे। कहां पर करोगे, लिक्विड नाइट्रोजन में करोगे। टेम्परेचर कितना दोगे, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे देंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये तो रही बात जो है कुछ एडवांटेज की। अच्छा, क्या पोलन ग्रेन के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे पोलन ग्रेन से 2 बीमारियां भी हो सकती हैं, एक अस्थमा, एक ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बीमारी का नाम क्या हो सकता है बेटा, एक है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ये अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस क्या है, बात सुनिए। अस्थमा में क्या होता है भाई, सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है ना। एल्वेली, जो लंग्स में एल्वेली है उसमें लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाता है ना। सरफेस एरिया एयर के लिए कम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पोलन ग्रेन से अस्थमा होता है। अब ऐसा नहीं, कभी कभी लोग फ्लावर को स्मेल करते हैं तो दूर से करते हैं, कुछ लोग शायद नाक में घुसा लेते हैं अंदर तक तब स्मेल करते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई। बात समझ में आ रही है। तो मतलब जो उसका पोलन ग्रेन होता है फ्लावर का, अगर में वो आपके अंदर जाता है तो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और आपको अस्थमा दे सकता है। ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। जो आपकी ब्रोंकी है और ब्रोंकियोल्स है, भाई विंड पाइप है फिर ब्रोंकी है फिर ब्रोंकियोल्स है, तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया ब्रोंकी का रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर भी आपको सफोकेशन होने लगेगी। तो ये है पोलन ग्रेन का डिसएडवांटेज कि इससे 2 बीमारियां भी हो सकती हैं, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और एडवांटेज के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन। ये आपके एकेडमिक के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और वहां पर हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, विद द एनसीईआरटी पढ़ना, ये बहुत जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आप कोई भी लेक्चर देखें, कैसे भी देखें, लेकिन आप एनसीईआरटी को पहले एक बार जरूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद एक बार आप रिटन प्रैक्टिस करें, खुद से उस बात को लिखें, तब जाके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी प्यारे बच्चों से कि अगर मैं आप इस चैनल पे नए हो कोर बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर, तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो थोड़ा सा हौसला मेरा भी बढ़ता है। ठीक है, इससे साहस मतलब मिलता है टीचर्स को, फिर वो पढ़ाने के लिए और अच्छे से मोटिवेट होते हैं। भाई टीचर तो हमेशा मोटिवेट होता है अपने बच्चों के करियर के लिए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए बेटा।